चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं बोरॉन और कार्बन फैमिली के वो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स जो अपने एनसीईआरटी में मेंशन है, और हो सकता है आपने वो पॉइंट थोड़ा सा स्किप कर दिया हो या फिर आपने ध्यान दिया हो लेकिन आपने उसको अच्छे से रिवाइज नहीं किया हो। तो आइए देखिए इस छोटे से वीडियो में फटाफट वो सारे इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स जो अपने नीट और जेईई के एग्जाम्स में अक्सर आते रहते हैं या फिर ऐसा बोले आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। आइए देख लेते हैं फिर। जैसे बोरॉन फैमिली के अपने पास ऑर्डर है फर्स्ट पॉइंट में एटॉमिक साइज, पूरे के पूरे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कभी भी एटॉमिक साइज नीचे की तरफ जाने पे मतलब नॉर्मल सा ऑर्डर, जैसे जैसे नीचे जाएंगे सेल्स ऐड होंगे और उसकी वजह से साइज बढ़ जाएगा। तो साइज तो बढ़ जाता है यहाँ पर भी कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम में जो साइज का लोचा है थोड़ा सा कि एल्यूमिनियम का साइज ज़्यादा और गैलियम का साइज कम। ये किसकी वजह से? इसका रीज़न बोलते हैं ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। डी ब्लॉक आ जाने की वजह से गैलियम के जस्ट पहले डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं और इसी वजह से ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो गैलियम का साइज है वो थोड़ा सा छोटा और एल्यूमिनियम का साइज बड़ा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जब हम सेम चीज़ को ऐसे बोरॉन फैमिली में लोगों को ये याद हो जाता है कि गैलियम का साइज छोटा है और एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मिस हो जाता है, वो ये कि आयनिक साइज अगर हम लें बोरॉन और मतलब बोरॉन फैमिली का नॉर्मल सा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो आपको पता ही होगा +3। तो जब हम +3 में आयनिक साइज के बारे में देखने जाते हैं ना, कोई लोचा नहीं। आयनिक साइज में पूरे पीरियोडिक टेबल में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप आयनिक साइज लेंगे तो अलोंग द पीरियड जाएंगे तो साइज घटेगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ जाएगा। ऐसा कहीं पर भी लोचा नहीं है जब हम आयनिक साइज की बात करें। यहाँ पर जब अलोंग द पीरियड जाएंगे तो साइज घट जाएगा, नीचे आएंगे तो साइज बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये बहुत प्यारा सा पॉइंट है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज हमारे पास बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। बोरॉन फैमिली में जिस तरीके से साइज अक्सर हम लोगों ने देखा है कि साइज जब बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन अब इसमें साइज का ही प्रॉब्लम था, तो गैलियम और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम का साइज ज़्यादा था, इस वजह से उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम ऐसा नहीं है। थैलियम इसके पास सेकेंड मोस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी रखता है। मतलब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी के मामले में भी बहुत प्यारा सा ऑर्डर है। अलोंग द ग्रुप जब भी डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाती है क्योंकि साइज बढ़ जाता है। लेकिन फिर से बोरॉन फैमिली आयनाइजेशन एंथैल्पी और साइज के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए कि जब हम बोरॉन फैमिली की बात करें तो बोरॉन का सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर थैलियम का, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। ये सब किसकी वजह से हुआ? पहले तो साइज का प्रॉब्लम और ऊपर से जो थैलियम है ना उसके पहले एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ +1 एंड +3। बोरॉन फैमिली में पता होगा लास्ट में इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर वो तीनों इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देंगे तो +3 में रहेंगे और अगर एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देंगे तो +1 में। मोस्टली एलिमेंट्स +3 में ज़्यादा स्टेबल हैं, या ऐसे बोलें स्टार्टिंग के ये 4 एलिमेंट्स, हमेशा पी ब्लॉक में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट्स अपने ग्रुप नंबर की ऑक्सीडेशन नंबर में ज़्यादा स्टेबल हैं, मतलब जो उनके लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें ज़्यादा स्टेबल हैं। तो प्लस हमेशा हायर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी ऊपर की तरफ बढ़ता है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी नीचे की तरफ। जैसे थैलियम +1 में मोस्ट स्टेबल है। इवन अगर हम थैलियम का ऑक्सीडेशन नंबर ले लें +1 और +3, कौन ज़्यादा स्टेबल मिलेगा? ये। इसमें कैसा प्रॉब्लम? इनर्ट पेयर इफेक्ट का। अगर वो +3 में रहेगा तो वो रिड्यूस होना चाहेगा, +3 में नहीं ज़्यादा स्टेबल है। और ये जो इतने हमारे पास ऊपर के 3 लोग हैं, ये जो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम है, ये लोग 3 में ज़्यादा स्टेबल हैं एज कम्पेयर टू +1। हायर ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ऊपर की तरफ हायर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा स्टेबल, नीचे की तरफ लोअर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। अब अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी का आइडिया लग जाए तो उसी का उल्टा होता है ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पावर। जैसे बोरॉन +3 में ज़्यादा स्टेबल है, तो अगर वो स्टेबल है तो ना किसी को ऑक्सीडाइज करेगा ना रिड्यूस करेगा। एक बात आप बिल्कुल मन में बांध लीजिए, जब भी कभी कोई पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, तो इसका मतलब होता है जब किसी को ऑक्सीडाइजिंग पावर आप देखने जाएंगे तो हमेशा आप देखिए हायर ऑक्सीडेशन नंबर। जो जितने ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर में रहेगा खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीडाइजिंग पावर चेक करते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में रिड्यूसिंग पावर के बारे में सोचते हैं। तो देखिए +3 हायर ऑक्सीडेशन नंबर है, तो स्टेबिलिटी किधर बढ़ता है? इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इधर की तरफ स्टेबिलिटी बढ़ती थी, तो जो स्टेबल होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, नीचे की तरफ अनस्टेबल है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा। ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चलेगा? रिड्यूसिंग पावर।
लोअर ऑक्सीडेशन नंबर किधर ज्यादा स्टेबल होता था, इधर। तो जब स्टेबल होगा तो कुछ नहीं करेगा, तो जिस तरफ स्टेबिलिटी घट रही हो ऊपर की तरफ, उधर रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगी। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में देखिए रिड्यूसिंग पावर, दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, और हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या देखिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर, दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होना चाहेगा। और ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर आयंस की स्टेबिलिटी का अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे तुम बोलोगे बोरॉन +1 में बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसका मतलब बोरॉन प्लस बहुत अनस्टेबल है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग, जो थैलियम 3+ है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब थैलियम 3+ बहुत अनस्टेबल है। वही लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर शो करते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, हमें इनका ऑक्साइड दे देगा, हमें इनका क्लोराइड दे देगा, फ्लोराइड दे देगा, बस हमें ध्यान रखना है इनकी ऑक्सीडेशन नंबर से आंसर आएगा। जहां पर थैलियम +3 में होगा वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा, जहां पर ये लोग +1 में मिलेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो रिड्यूसिंग पावर वाला कैरेक्टर हम देख रहे होंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट ऑर्डर हम देख लेते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर। ध्यान रखिए, जब हम बोरॉन फैमिली की बात करते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है +3। तो हमेशा जो मेटल आयन है, हमेशा जो मेटल आयन जितना छोटा होगा उस पर प्लस चार्ज की डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अक्सर एक छोटा सा प्यारा सा फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं PP, पोलराइजिंग पावर। जितने छोटे कैटायन उनकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा, तो ऊपर की तरफ पोलराइजिंग पावर बढ़ता है, और पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ेगा कोवलेंट कैरेक्टर, और जिस तरफ कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा उसके अपोजिट में क्या बढ़ जाएंगे हमारे पास, आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात कर लें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बाप रे, इसको तो बिल्कुल मन में बना लीजिए। अक्सर अपने दिमाग में क्या इमेज आता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता चला जाता है, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। नॉर्मल सा स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे फ्लोरीन का टेबल आपको याद होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मिलता है, नीचे की तरफ जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाता है, सही बात है ये सब। लेकिन बोरॉन और कार्बन फैमिली ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग कांस्टेंट बना रहता है, नीचे जाते हैं तो, और बोरॉन फैमिली में तो बहुत लोचा है। बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपको याद रहती है कहाँ से, वो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, F फॉर फ्लोरीन, F फॉर 4, फिर 0.5 का डिफरेंस ले लीजिए आप, बड़े आराम से ये आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद हो जाएगी सारी की सारी। तो बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 वो तो ठीक है, नीचे चले गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट भी गया, लेकिन उल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने लगा इधर। अक्सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, नीचे की तरफ जाते हैं तो घटता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर एक बार आप मन में जरूर रख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में हमसे पूछ ले एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बता दीजिए, उल्टा हो रहा है। बोरॉन फैमिली तो सब चीज़ में उल्टे हैं, इनका साइज, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, सारी चीज़ों के बारे में। अच्छा नेक्स्ट अगला ऑर्डर है अपने पास एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। ध्यान रखिए, जब भी कभी पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं भाई, बेसिक नेचर के। तो अक्सर जो बेसिक कैरेक्टर होता है ऑक्साइड्स का वो नीचे की तरफ बढ़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ। ध्यान रखिए, अगर यही हाइड्राइड होते तो नीचे की तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, जैसे HF, HCl, HBr, HI, हाइड्राइड में नीचे की तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑक्साइड में नीचे की तरफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है एसिडिक स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा। अब एक छोटी सी चीज जो आपको ध्यान रखना चाहिए, बोरॉन होते हैं एसिडिक नेचर के, लेकिन जो एल्यूमिनियम, गैलियम होते हैं ये किस नेचर के, एम्फोटेरिक नेचर के, और जो इंडियम और थैलियम होते हैं ये किस नेचर के, ये मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे से ये वाला चार्ट जरूर ध्यान रख लीजिए। बोरॉन के ऑक्साइड एसिडिक, एल्यूमिनियम, गैलियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक, और इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड जैसा काम करते हैं, और बोरॉन एक नॉन मेटल जैसा काम करता है। इसीलिए तो हमने इसके एसिड पढ़े हैं, बोरिक एसिड, जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नॉन मेटल के एसिड पढ़ते हैं हम लोग। चलिए अच्छा नेक्स्ट ऑर्डर देख लेते हैं कार्बन फैमिली के बारे में। तो साइज ऑब्वियस सी बात है, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, और साइज का लोचा बोरॉन फैमिली को छोड़ दें तो कहीं है ही नहीं, डाउन द ग्रुप जाने पे हमेशा साइज बढ़ता है, डी ब्लॉक को छोड़ करके। आगे चलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम, नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर की तरफ बढ़ रही होगी, तो ये भी ऑर्डर समझ में आता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा। नेक्स्ट ऑर्डर अपने पास स्टेबिलिटी, फिर से आ गया। कार्बन फैमिली में 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर, C से कार्बन, C से 4, लास्ट में इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, +4 और +2 2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, और +4 हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी किधर बढ़ेगी, ऊपर की तरफ, तो ये स्टेबिलिटी है हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है। और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी नीचे की तरफ,
नीचे की तरफ लेड आयन 2+ में सबसे ज़्यादा स्टेबल। इवन जो हमारे पास स्टार्टिंग के 4 लोग हैं, ये 4 लोग 4 में ज़्यादा स्टेबल हैं और 2 में कम। जैसे बोरॉन फैमिली में 4 लोग थे तो ग्रुप नंबर में 3 में वो ज़्यादा स्टेबल थे, 1 में कम स्टेबल थे। लेकिन जो लास्ट वाला बंदा होता है वो 2 में ज़्यादा स्टेबल है। लेड इज मोर स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एज कम्पेयर टू +4। इसी को लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट जैसा भी नाम दे देते हैं। तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेबिलिटी इधर बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ चलते हैं। अब अगर हमने आयन की स्टेबिलिटी देख ली तो हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर देख सकते हैं। जिस आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, वो आयन ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना ही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो ऑक्सीडेशन नंबर जब हमें ज़्यादा मिलता है तो उसमें क्या सोचना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर मिले तो क्या सोचना चाहिए, रिड्यूसिंग पावर। तो +4 ये तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर है, और हायर ऑक्सीडेशन नंबर में सोचेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर। किधर बढ़ेगा ऑक्सीडाइजिंग पावर, जिस तरफ स्टेबिलिटी घट रही होगी। ये तो ज़्यादा स्टेबल था, अभी तो देखा था ऊपर की तरफ हायर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ता है उनका, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किधर बढ़ेगा, अपोजिट, रिवर्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ आयन। तो लेड 4 में बहुत कम स्टेबल है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर चलेगा। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर नीचे की तरफ बढ़ता था, स्टेबिलिटी, तो रिड्यूसिंग पावर किधर बढ़ेगा, ऊपर की तरफ, तो रिड्यूसिंग पावर इधर बढ़ेगा। जैसे कोई पूछेगा SN2+ इज मोर रिड्यूसिंग एजेंट होगा अच्छा सा या फिर Pb2+, तो बोलेंगे SnCl2, मतलब जो SN2+ होगा वो ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा एज कम्पेयर टू Pb2+। और इससे भी अच्छा कौन होगा, जर्मेनियम का 2+। अच्छा ये लोग लेकिन नॉर्मली नीचे की तरफ स्टेबिलिटी बढ़ रहा था, ये लोग अनस्टेबल आयन है। जो अनस्टेबल आयंस होंगे वही क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएंगे। अगर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में होंगे तो हायर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएंगे। नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ चलते हैं। कोवलेंट कैरेक्टर, बाप रे ये जो लिखा गया है ना इधर, बहुत ही ध्यान से, बहुत चाव से देखना चाहिए अपने को। कोवलेंट कैरेक्टर, एक तो लॉजिक वही, हमेशा किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में देखोगे कोवलेंट कैरेक्टर ऊपर की तरफ बढ़ेगा और जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो नीचे की तरफ बढ़ेगा हमेशा ही, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या बढ़ जाता है, वो एटम बहुत छोटे होते हैं, उनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, नीचे की तरफ आयनिक कैरेक्टर। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट सी बात है वो ये कि जो हमारे पास ये दो आयंस हैं, एसेंस F4 एंड PbF4, इनका कोवलेंट कैरेक्टर इतना ज़्यादा, सॉरी इनका आयनिक कैरेक्टर, नीचे की तरफ आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, ऊपर की तरफ कोवलेंट, इनका आयनिक कैरेक्टर इतना ज़्यादा है ना कि इनका आयनिक कैरेक्टर इनके कोवलेंट कैरेक्टर से भी ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर का। इसीलिए अपने एग्जाम में कई बार छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं कि बताओ SnF4 एंड PbF4 ये किस नेचर के होते हैं, मतलब इनका जो मेन डोमिनेटिंग नेचर है वो कौन सा, कोवलेंट या आयनिक। तो ध्यान रखिए, देखिए ध्यान से, ये आई बना हुआ है, आयनिक नेचर के होते हैं। कौन से दो आयन, कौन से दो कार्बन फैमिली के कंपाउंड से जो आयनिक नेचर के, बोलेंगे SnF4 एंड PbF4 बोथ आर आयनिक इन नेचर। याद रखेंगे इसको। क्या ये कोवलेंट कैरेक्टर नहीं रखते? सारे लोग जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, हमेशा कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर दोनों रखते हैं। कोई एक डोमिनेटिंग होता है और कोई एक डोमिनेटिंग नहीं होता। तो जैसे यहाँ पर SnF4 और PbF4 दोनों ही कैसे नेचर के होते हैं, मेन डोमिनेटिंग नेचर इज आयनिक नेचर, और जो लोग हैं इन लोगों का मेन डोमिनेटिंग नेचर कोवलेंट नेचर। इवन मैं तुम्हें बोल दूं ना, +4 ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी आयनिक कैरेक्टर डोमिनेटिंग नेचर नहीं रखता, क्योंकि +4 में उसका जो पोलराइजिंग पावर है बहुत डेंजरस होता है, तो उस टाइम पे वो लोग मेनली कोवलेंट कैरेक्टर ही डोमिनेटिंग रखते हैं। केवल दो ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें टेट्रावैलेंट +4 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है, उसके बावजूद भी इनके पास आयनिक कैरेक्टर डोमिनेटिंग है। तुम कभी ऐसे नहीं बोलोगे 4 सिग्मा 0 लोन पेयर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो आयनिक नेचर मेन इनके यहाँ डोमिनेटिंग है। तो जब भी पढ़ेंगे इनके आयनिक नेचर के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो ध्यान रखिए, SnF4 एंड PbF4 बोथ आर आयनिक इन नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी मैंने बताया कार्बन और बोरॉन फैमिली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता। कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी देर पहले स्केल में देखा था, उसके बाद देख रहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली कांस्टेंट, लगभग कांस्टेंट जैसा ही 1.8 1.8 1.8 1.8, लेड का थोड़ा सा 1.9 जैसा, ठीक है। तो ये वाले फैक्टर आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर अक्सर ऐसे लगते हैं कि नीचे की तरफ जाने पे हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अभी देखा था ना, लेड 4 में कम स्टेबल होगा 4 ऑक्सीडेशन नंबर में, और I- रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करते हैं, तो PbI4 एग्जिस्ट नहीं कर पाता, ये ध्यान रखिएगा आप, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे SiCl6 2-, इसमें एक्चुअली में होता है कि सिलिकॉन के पास 6 क्लोराइड आयंस बड़े साइज होने की वजह से रह नहीं पाते, और इसी वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा नहीं कि Si+4 में नहीं स्टेबल है, इसमें बहुत स्टेबल है। SiCl4 बहुत आराम से बनता है और एग्जिस्ट भी कर जाता है, लेकिन 6 Cl लग नहीं पाते, इस वजह से ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। और सेम ये वही जो हमारे पास थैलियम थे, थैलियम भी हमने देखा है कि ये प्लस जो इनके पास ऑक्सीडेशन नंबर होगा थैलियम का +3, तो +3 में तो ये अनस्टेबल होंगे, और I- रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो ये +3 में नहीं रहना चाहते, खुद रिड्यूस हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेंगे और एग्जिस्ट नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट।
जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है अपने पास PbCl4, PbBr4, PbI4, देखो सब में लेड है +4 में, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो सिंपल सा ध्यान रखिए, अगर मैं इसमें एक PbF4 भी डाल देता तो इस तरफ स्टेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि जो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड होते हैं उसमें आयोडाइड आयन बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, फ्लोरीन जो होते हैं वो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं तो लेड को रिड्यूस कर देते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते, ये तो कंपाउंड एग्जिस्ट तक नहीं करता, स्टेबिलिटी इधर की तरफ बढ़ता है। तो ये वो इंपॉर्टेंट कुछ ऑर्डर्स थे जो मैंने बोरॉन और कार्बन फैमिली के लिए तुम्हारे लिए लेकर आए यहाँ से। और जो फैमिली के ऑर्डर्स आप मेरे से जानना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर चैप्टर आप मेरे से जानना चाहते हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं और बोलें कैसा लगा ये वीडियो और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको अभी भी प्रॉब्लम है और वहाँ से वीडियो आप देखना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाय।